हमने क्या करना है, 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 वेज बाय विच नेशनल इनकम कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, वन इज वैल्यू एडेड मेथड, okay, second is income method, and third is expenditure method. ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, आज हम कोशिश करेंगे कि हम वैल्यू एडेड मेथड को ही फोकस करें, राइट। बट उस पे जाने से पहले हमें ना 3 फेजेस ऑफ जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम देखना होगा। देयर आर 3 फेजेस ऑफ जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम। The first phase is production phase, that leads to income phase, which further leads to expenditure phase and back to production phase. Okay, so 3 phases क्या हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, and when production is happening, then factors of production are being used against which the producer makes certain payments which acts as an income for those factors. So income phase आ जाएगा, that will start a income phase. ठीक है, once that income comes, then that income is used for consumption of goods and services. So उस income से consumption की जाएगी तो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, दैट विल लीड टू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर फेज आ गया। ये जो 3 फेजेस हैं, ये 3 मेथड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दीज 3 फेजेस आर नथिंग बट द 3 मेथड्स दैट वी आर यूजिंग हियर। प्रोडक्शन फेज इज रिलेटेड टू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इनकम फेज इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर फेज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये जो इनकम फेज है, इसको एक और नाम से कुछ बुक्स में दिया होता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको कुछ बुक्स में डिस्ट्रीब्यूशन फेज करके दिया होता है। ठीक है, इट इज गिवन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? Distribution of income among the factors of production. There are 4 primary factors of production: land, labor, capital and enterprise or entrepreneurship. So उन चारों में जो income distribute हो रही है, that is what is distribution phase. Okay? और ये जो expenditure phase है, it is sometimes called as disposition phase. ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज, इन सम बुक्स इसको डिस्पोजिशन फेज करके दिया होगा, कुछ बुक्स के अंदर इसको डिस्पोजिशन फेज करके दिया होगा। तो ये जो 3 फेजेस हैं, these 3 phases are representing the 3 methods. Production phase is value added method, income phase is income method, and then this disposition, that is expenditure phase, is your expenditure method. Okay, by measuring the value of goods and services being produced, हम इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है, वो आती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, वो ये कि व्हेन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थॉट टू बी कंप्लीट? हम कब मानते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, अब वो कंप्लीट है? व्हेन इट इज बिलीव्ड टू बी कंप्लीट? जब फाइनल गुड बन जाता है।
when the good has crossed the boundary of production, which means it has become a final good. ठीक है, और फाइनल गुड आप जानते हो कब बनेगा, you know this, right? You know फाइनल गुड कब आएगा? आया, रह गया, आगे नहीं गया, याद है? ठीक है, तो फाइनल गुड विच मीन्स कि कंज्यूमर ने गुड को खरीदा अपने लिए, अब उसी के पास रहेगा, वो आगे बेचेगा नहीं, इट विल नॉट गो फॉर फर्दर सेल, फाइनल गुड हो गया। ठीक है, विच मीन्स कि प्रोड्यूसर के पास भी जो अनसोल्ड स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो फाइनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टॉक आ रहा है बिक गया, वो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। जो स्टॉक आया, जितना बिक गया ठीक है, जितना बिक गया सोल्ड हो गया, इट्स ओके। जो रह गया एट द ईयर एंड, एक साल से ज्यादा के लिए रह गया, तो वो फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड हो जाएगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड, राइट। सो व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, कई बार हम गुड की वैल्यू को अगेन एंड अगेन काउंट कर लेते हैं, वी काउंट दैट मोर देन वंस, ओके, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। होना क्या चाहिए, एक गुड की वैल्यू एक बार ही काउंट होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान व्हाट हैपेंस इज दैट हम गुड की वैल्यू को मोर देन वंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मोर देन वंस एड अप कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो इसको हम डबल काउंटिंग बोलेंगे, एंड इट विल क्रिएट एरर इन आवर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में एरर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कि डबल काउंटिंग क्या है। आपने एक क्लास 10th में भी इस डबल काउंटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, सो लेट अस सी, से सपोज वी हैव गॉट अ कॉटन फार्मर जो कि कॉटन उगाता है, ओके। अब फार्मर ने कॉटन उगाई और 100 रुपीज में वो कॉटन उसने थ्रेड मैन्युफैक्चरर, यार्न मैन्युफैक्चरर, यानी एक फर्म जो धागा बनाती है, उस कॉटन के फाइबर से धागा बनाती है, फार्मर से उसने रॉ कॉटन खरीदा और आगे वो धागा बनाती है, वो उसने परचेज कर लिया। ठीक है, विच मीन्स फार्मर ने रॉ कॉटन प्रोड्यूस किया and sold it to yarn manufacturer. Okay, yarn producer, yarn for ₹100। तो yarn प्रोड्यूसर ने रॉ कॉटन खरीदा फार्मर से 100 रुपए का और उसका यार्न बना दिया। यार्न किसको बेचा? यार्न का मतलब होता है धागा। ठीक है, धागा उसने बनाया और इस धागे को इसने आगे किसको बेचा? धागा इसने वीवर, ठीक है, वीवर यानी क्लॉथ प्रोड्यूसर। क्लॉथ प्रोड्यूसर ने इस धागे को जो है वो 200 रुपए में खरीदा। ओके, सो क्लॉथ प्रोड्यूसर ने धागे को 200 रुपए में खरीदा। ओके, इसको यहां लिख देता हूं, 100 रुपीज का रॉ कॉटन यार्न प्रोड्यूसर को, ठीक है, धागा बनाने वाले को, धागा बनाकर उसने वही कॉटन का धागा बना दिया, इस धागे को उसने वीवर को, यानी जो क्लॉथ बनाता है, उसको बेच दिया। क्लॉथ जो है इसने, वीवर ने, वो कंज्यूमर को बेचा। ₹400 में क्लॉथ जो है वो कंज्यूमर को बेच दिया। अब हर एक व्यक्ति यहां पे कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, और इनकम जनरेट कर रहा है। हर एक व्यक्ति ने कुछ प्रोडक्शन की। अब नेशनल इनकम के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ये वैल्यूज जो हैं वो आ जानी चाहिए। 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, टोटल कितना हो गया? 400 प्लस 200 प्लस 100 कितना हो गया? 700।
ठीक है, बट यही एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आई है? सो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इसमें देखते हैं क्या हो रही है। लेट अस सी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हिच इज हैपनिंग। yarn के includes value of raw cotton already, ठीक है, yarn के अंदर value of raw cotton आई चुकी है, it already includes, क्योंकि उसने 200 रुपए का ये yarn बेचा है, लेकिन 100 रुपए का इसने raw cotton खरीदा है, तो इस रॉ कॉटन की वैल्यू इस 200 रुपीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसको सेपरेटली अगर मैं 100 रुपीज लेता हूं और इस 200 रुपीज को भी लेता हूं, तो इस 200 रुपए में 100 रुपया तो ये ऑलरेडी आ ही चुका है, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों ले लेता हूं तो ये डबल काउंटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि रॉ कॉटन मैं यहां पे भी इंक्लूड कर रहा हूं और इसमें रॉ कॉटन 200 रुपए में ऑलरेडी है ही, वो दोबारा इंक्लूड हो रहा है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो क्लॉथ के अंदर क्लॉथ इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ यार्न, यार्न का मतलब होता है धागा, तो धागे की कीमत क्लॉथ के अंदर ऑलरेडी है। क्लॉथ इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ यार्न ऑलरेडी, तो क्लॉथ के अंदर इस धागे की कीमत, उस 400 रुपए में धागे की कॉस्ट तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर इन इट। तो अगर मैं धागा भी लेता हूं, धागे की वैल्यू भी लूं और मैं कपड़े की भी वैल्यू लूं नेशनल इनकम में इंक्लूड करते समय, ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इस धागे की वैल्यू दो बार आ जाएगी, एक बार खुद धागे की वैल्यू, एक बार इस कपड़े में छुपे हुई धागे की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यार्न की वैल्यू लेता हूं तो उसमें रॉ कॉटन की वैल्यू तो खुद से आ ही रही है और इसमें छुपी हुई रॉ कॉटन की वैल्यू ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड था, तो वो वैल्यू रॉ कॉटन की दोबारा आ रही है। तो दो बार रॉ कॉटन की वैल्यू आ गई, दो बार धागे की वैल्यू आ गई। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डबल काउंटिंग। ये जो समस्या खड़ी हो रही है इसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? इफ यू आर अंडरस्टूड जस्ट गिव मी थम्स अप, ठीक है। आई नीड टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की समस्या को मुझे हटाना है। मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? देयर आर टू वेज, टू मेथड्स जिसकी हेल्प से मैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। लेट अस सी व्हाट आर द टू मेथड्स। एक तरीका तो है टेक वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, यानी क्या करेंगे? फाइनल गुड की वैल्यू ही हम लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है टेक वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। हम इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं और वही हमारा मेथड है जो आज हमने करना है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लो, यू टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। दूसरा तरीका क्या है? एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देयर इज सम वैल्यू एडिशन इज गोइंग ऑन। So at every stage of production, what we will do is value added जो होगा हम बस उसी की वैल्यू लेंगे, ठीक है। We will just keep on adding the value of value added। जो भी वैल्यू एडेड की आपके पास फिगर आएगी उसको आपने ऐड करते जाना है एंड यू विल अराइव एट योर नेशनल इनकम। तो ये दो मेथड है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एग्जांपल जो है वो आ जाएगा वैल्यू of cloth sold to the consumer। जो कंज्यूमर को क्लॉथ बेचा गया उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है, ठीक है। इन आर एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था वो ₹400 था, तो हम सिर्फ इसको लेंगे, विल टेक ओनली ₹400, राइट। दूसरा मेथड क्या है?
कि वी टेक द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड इज टेकन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। लेट अस स्टार्ट दैट एग्जांपल। हम दोबारा से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू एडेड क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। फार्मर की स्टेज पे फार्मर ने ₹100 का वैल्यू ऐड किया, ठीक है। यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो लैंड से उगा रहा है एंड एवरीथिंग इज कमिंग एज फ्री टू हिम, ठीक है। जमीन से उसने उगा दिया, बीज भी पहले से ही थे उसके पास, उसने जमीन से उगा दिया, तो ₹100 का उसने वैल्यू क्रिएट किया। ही क्रिएटेड अ वैल्यू ऑफ ₹100। ओके, अब मैं देखूंगा यार्न प्रोड्यूसर, यानी धागा बनाने वाली फर्म, वो फर्म जिसने रॉ कॉटन को परचेज करके धागा बनाया, ठीक है। उसने बेचा कितने का था? उसने ₹200 का बेचा था, और उसमें से खरीद कितने की थी उसकी? व्हाट वाज इट्स परचेजिंग प्राइस? ₹100। तो वो हम माइनस कर देंगे। उसने वैल्यू कितने की क्रिएट की? ₹200 का। ₹100 की चीज खरीद कर ₹200 में बेच दी, ठीक है। तो उसने जो वैल्यू क्रिएट की वो थी 200 माइनस 100, जो उसका सेलिंग प्राइस है जिस पर उसने आगे बेचा, माइनस, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसने जो अपनी आउटपुट जितने की बेची उसमें से जो उसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो कॉस्ट थी, जो उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट माइनस कर दी। उसकी आउटपुट की वैल्यू में से उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे, तो उसने जो वैल्यू ऐड किया वो ₹100 का था। तो ₹100 का फार्मर ने वैल्यू ऐड किया, और ₹100 की वैल्यू जो है वो यार्न प्रोड्यूसर ने, धागा बनाने वाली फर्म ने क्रिएट की। अब आ जाते हैं क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, क्लॉथ प्रोड्यूसर यानी वीवर, ठीक है, कपड़ा बुनने वाला वीवर, क्लॉथ प्रोड्यूसर। उसने कितने की वैल्यू क्रिएट की? उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या थी? जितने में उसने कंज्यूमर को बेचा वो थी ₹400। वो उसकी आउटपुट की वैल्यू थी, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट क्या थी? उसने धागा कितने का खरीदा था? उसने धागा ₹200 का खरीदा था। अगर आपको याद हो, धागा बनाने वाले ने ₹200 का धागा क्लॉथ बनाने वाले को दिया, ठीक है। तो ₹200 की उसकी इनपुट कॉस्ट थी, ये आउटपुट की कॉस्ट थी, ये इसकी इनपुट की कॉस्ट है। तो उसने जो वैल्यू किया, वैल्यू ऐड किया, वो ₹200 का वैल्यू ऐड किया। ओके, सो वैल्यू एडेड बाय फार्मर, वैल्यू एडेड बाय यार्न प्रोड्यूसर यानी धागा बनाने वाला, वैल्यू एडेड बाय क्लॉथ प्रोड्यूसर, क्लॉथ प्रोड्यूसर के द्वारा जो वैल्यू ऐड किया। अब हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो वैल्यू ऐड की गई है उस वैल्यू को हम टोटल कर लेंगे। सो टोटल वैल्यू एडेड will be equal to 100 plus 100 plus 200 which is equal to ₹400। अब आप देखोगे this and this both have got reconciled, ठीक है, reconciliation हो गया, ठीक है, there is a reconciliation in both the methods। तो आप चाहे वैल्यू एडेड मेथड से करो, चाहे आप वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की तरह से चलो, अल्टीमेटली आपकी नेशनल इनकम जो है वो करेक्टली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो डबल काउंटिंग आपकी अवॉइड हो जाएगी। जो एरर आ सकता था नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की वजह से, वो अब नहीं आएगा, ठीक है। तो इमेजिन दैट आई हैव आइसक्रीम पार्लर, ओके, और मेरी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम जो है वो बाहर से नहीं आती है, हम खुद बनाते हैं, ठीक है। वी मेक आवर ओन आइसक्रीम, और उसके लिए मैं कुछ चीजें खरीदता हूं आइसक्रीम बनाने के लिए, जैसे कि मैं मिल्क परचेज कर रहा हूं, मैं शुगर परचेज कर रहा हूं, मैं कुछ उसमें डलने के लिए फ्रूट्स परचेज कर रहा हूं, और कुछ उसमें और जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो सारी चीजें मैं परचेज कर रहा हूं, ठीक है। ये सारा परचेज जो है मेरा
वो पूरे साल भर में 10 लाख रुपीस का परचेज होता है, ठीक है, ये सारा परचेज जो हो रहा है, राइट। और मैं जो सेल करता हूं ये आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर्स की बनाकर, जो सारा सेल होता है वो 50 लाख रुपीस का सेल होता है। तो 10 लाख रुपीस की मेरी परचेजेस हो गई और 50 लाख रुपीस का मेरा सेल हो गया। तो जो 50 लाख रुपीस का सेल हुआ है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और जो चीजें मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदे, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी लगी और दूसरी चीजें जो भी मेरी कंज्यूम हुई इसको प्रोड्यूस करने के लिए, उन सारों का खर्चा 10 लाख रुपए का आ रहा था। तो ये जो 10 लाख रुपए हैं दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सो इसका जो डिफरेंस होगा वो मेरा वैल्यू एडेड हो जाएगा, वो एक फर्म का वैल्यू एडेड हो जाएगा। ऐसे ही पूरे कंट्री में सारी फर्म्स का अगर मैं वैल्यू एडेड का टोटल कर लूं तो जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जीवीए। जब मैंने अपना वैल्यू एडेड कैलकुलेट किया था तो मेरा जो आउटपुट का वैल्यू था वो 50 लाख रुपीस था और इनपुट का वैल्यू जो था वो 10 लाख रुपीस था, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो 10 लाख रुपीस की। तो जो मेरा जीवीए निकलेगा, जीवीए फॉर माई फर्म विल बी व्हाट, इट विल बी 40 लाख रुपीस, वो 40 लाख रुपीस होगा, ठीक है। वैल्यू एडेड को हम वैल्यू एडेड is also called as GVAMP, gross value added at market price, ठीक है। It is also called as gross value added at market price। तो जब भी मैं वैल्यू एडेड निकालूंगा वो याद रखना है आपने, हमेशा मार्केट प्राइस की टर्म्स में निकलेगा, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो जब मैं सेल कर रहा हूं उसको मार्केट में तभी पता लगती है, ठीक है। इसलिए जीवीए एमपी जो है वो जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस की टर्म्स में कैलकुलेट होगा, ओके। अगर मैं सम ऑफ जीवीए एमपी ऑफ ऑल फर्म्स यानी सारे प्रोड्यूसर्स, मैं तो आइसक्रीम बना रहा हूं लेकिन पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ध्यान रखना ये सारा डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है अभी, ठीक है। सो पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनका सबका जो वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर मैं उसका सम कर लूं तो सम ऑफ जीवीए एमपी ऑफ ऑल फर्म्स इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ठीक है। यानी प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स, प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द टर्जरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके सारों के जीवीए एमपी को मैं जब सम टोटल कर लूंगा, देयर मे बी एन नंबर ऑफ फर्म्स विच विल बी प्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स, उनका वैल्यू एडेड निकल के आएगा। तो उन सबका जीवीए एमपी जब मैं ऐड कर दूंगा, व्हाट आई गेट इज जीडीपी एमपी। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्म का जीवीए एमपी कितना था, 40 लाख रुपीस। अब कोई और फर्म है जो ये बॉटल बना रही है, विच इज मेकिंग दिस बॉटल, ठीक है, और वो जो है वो हजारों ऐसी बॉटल्स या लाखों ऐसी बॉटल्स एक साल में बनाकर सेल करते हैं, तो उनका भी जीवीएमपी होगा, उसको भी ऐड करेंगे। ऐसे ही कोई बेडशीट बना रहा है, कोई लाइट्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बना रहा है, पता नहीं कितने प्रोड्यूसर्स हैं, लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स हैं, सभी का जीवीएमपी, सभी का पूरे कंट्री के अंदर, पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सभी का जीवीएमपी, ठीक है। सम टोटल ऑफ जीवीएमपी ऑफ ऑल द फर्म्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, तभी उसको हम जीडीपी बोल रहे हैं। डोमेस्टिक का कंसेप्ट है, अगर आपको ध्यान हो, ये जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। व्हाट इज जीडीपीएमपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपीएमपी निकल के आ जाएगा, वी विल गेट जीडीपीएमपी। अब आप लोगों ने एग्रीगेट्स का कन्वर्जन तो सीखा है मेरे साथ, राइट? एक बार आप इस स्टेज पे आ गए, जीडीपीएमपी की स्टेज पर आ गए, ओके, वंस यू कम टू द स्टेज ऑफ जीडीपीएमपी, तो उसके बाद नेशनल इनकम निकालना बहुत आसान हो जाएगा।
इसके बाद नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? नेशनल इनकम जो होती है, अगर मेरे को इससे नेशनल इनकम पे आना है, इफ आई वांट टू गो टू नेशनल इनकम, जीडीपी एमपी टू नेशनल इनकम, अगर मुझे इसमें आना है तो मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? मैं नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी। जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी में आना है तो ग्रॉस से नेट में आना है। ग्रॉस से अगर नेट में आना है तो मैं क्या करूंगा? बताओ, ग्रॉस से नेट में आना है तो मैं क्या करूंगा? ग्रॉस से अगर नेट में आना है तो मैं माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा। ऐसे डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं प्लस NFIA करूंगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है। फैक्टर कॉस्ट यानी जो फैक्ट्री लेवल पे या प्रोड्यूसर लेवल पे कॉस्ट होती है वो मार्केट प्राइस से कम होती है, तो मैं माइनस करूंगा कुछ। क्या माइनस करूंगा? मैं माइनस करूंगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं माइनस कर दूंगा, राइट? ठीक है, तो इस तरह से मैं जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम में आ जाऊंगा। फ्रॉम जीडीपी एमपी आई विल कम टू नेशनल इनकम। ओके, गॉट इट? आई वुड लाइक टू आस्क यू पीपल वन थिंग। ओके, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं इसको। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या चीज होती है? ठीक है, एक तो गुड्स रीसोल्ड, ये सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, ये हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर एंड की चीज है, कंज्यूमर एंड की नहीं है। कंज्यूमर एंड की तो हर चीज फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगी कंज्यूमर की। जब भी होगी ये प्रोड्यूसर की होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो गुड्स रीसोल्ड कर दिए गए हैं, आए रीसोल्ड हो गए, गए, आया और गया, ठीक है, एक तो ये इसमें लेंगे। और दूसरा, those things which get used up during production, प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो भी चीजें यूज्ड अप हो जाती हैं, ऑल दोज थिंग्स विच गेट यूज्ड अप, they are called as intermediate consumption, that is they get transformed. Okay, get transformed, so they get transformed, उसमें चेंज आ जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था, अभी जो हमने एग्जाम्पल किया, ठीक है, अभी हमने जो एग्जाम्पल किया है जिसमें कॉटन फार्मर जो है वो उगा रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ धागे में, वो फिर फर्दर ट्रांसफॉर्म हुआ कपड़े में और फिर कंज्यूमर को भी बिका। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो भी चीज यूज्ड अप हो रही है, चाहे वो धागा हो, चाहे वो रॉ कॉटन हो, फाइनल क्लॉथ बनाने तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगी। दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते समय, जो वैल्यू एडेड निकालते समय इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमको माइनस करना होता है, ये आपको पता है। अब इसमें ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों। ये कंफ्यूजन्स क्या हैं, ये अब हम अगली क्लास में, यानी कि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग, क्योंकि टाइम हो गया है हमारा, हम एंड कर रहे हैं अभी, और ये अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज।